सुनिए, पहले पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हम लोग एक एक करके देख रहे थे। तो लास्ट में बताया गया था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नीचे एरो दीजिए तो और लिखिए तो इन जनरल, नीचे एरो दीजिए और लिखिए तो इन जनरल आयोनाइजेशन पोटेंशियल, in general ionization potential of elements decreases from top to bottom, decreases from top to bottom in a group, decreases from top to bottom in a group while increases from left to right, while increases from left to right in a period, while increases from left to right in a period। हो गया, लिख लिए। देखिए इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। ये बात ग्रुप के लिए वैलिड है। और जब आप लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जाते हैं तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इसको इस तरह से उतार लीजिए, छोटा सा एक दिखा दीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है, जिस एक्सेप्शनल केस को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। हो गया, यहाँ तक उतार लिए। देखिए इधर, अब मिटा दो इसे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। और सेकेंड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। ये एक जनरल ट्रेंड होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को आप एक एक करके चेक कीजिए। थोड़ा सटा के लिख दी, इतना में आप आ नहीं पाएगा। बेरिलियम, इसका लास्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है बताइए तो? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 1s2, 2s2, तो इसका होता है 2s2। बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन। बोरॉन का लास्ट कन्फिग्रेशन बताइए। 1s2, 3s1 नहीं, 1s2, 2s2, 2p1। तो लास्ट कन्फिग्रेशन इसका होगा 2s2, 2p1। तो ये होगा 2s2, 2p1। बोरॉन के बाद कार्बन, 2s2, 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, 2s2, 2p3।
नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, 2H2 2P4, और कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, जिसका क्या होगा 2H2 2P5। हम देखो वहाँ पर नोबल गैस को कंसीडर नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि नोबल गैस एक बहुत ही स्टेबल गैस होता है, उसको हम केटायन या एनायन नहीं बनाएंगे चूँकि वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जनरली नोबल गैस के लिए हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोबल गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता नहीं है, होता है, बहुत हाई होता है। किसी भी नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे नियन है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, यह एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। और यदि आप ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए किसी भी नोबल गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और हम इस पर काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह इनर्ट नेचर का होता है, यह किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नेचुरली नहीं होता है। आप ज़बरदस्ती उसके साथ कीजिएगा तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पर जाके वो रिएक्शन करता है, तो वो अलग बात है। तो ऑटोमेटिक उसका एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम जनरल ट्रेंड के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब आप इसको देखिए। अच्छा, आप बताइए तो 2H2 सिचुएशन यहाँ पर ऐसा उत्पन्न होगा, यहाँ पर बताइए लास्ट कन्फिग्रेशन ये है। हम सिर्फ P को दिखा रहे हैं, यहाँ P नहीं था तो P को नहीं दिखाए, यहाँ ऐसा है। यहाँ यदि हम सिर्फ P को दिखाएं तो ये ऐसा है। यहाँ यदि सिर्फ P को हम लोग चेक करें तो 3 देने के बाद एक पेयर्ड करेंगे तो 2 अनपेयर्ड बचेगा, और यहाँ पर यदि हम P को दिखाएं तो ये हमको ऐसा दिखेगा। बोलिए हाँ या ना। देखो तुम जो है ना, 2 कन्फिग्रेशन पर गौर करना। एक इस कन्फिग्रेशन को आप इसके साथ मैच कराइए, और इस कन्फिग्रेशन को आप इसके साथ मैच कराइए। आप ये बताइए कि जनरल ट्रेंड के अनुसार आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होना चाहिए वो यही होना चाहिए ना कि बेरिलियम का सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। बताइए, यही ना होना चाहिए। लेकिन पता है आपको, ऐसा होता नहीं है। हम बोले हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है। देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। बेरिलियम का कम होता है, बोरोन का कम होता है, और बेरिलियम का ज़्यादा होता है। पता है ये चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये 2S2 है, 2S2 है तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, S है तो फुल फील्ड है। और यहाँ पर देखिए P1 है, P1 है, यदि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अगला कन्फिग्रेशन हमको एक स्टेबल कन्फिग्रेशन 2S2 मिलता है। इस वजह से बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है यहाँ पर। यहाँ यदि हम इलेक्ट्रॉन एक निकाल लें तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन में चला जाएगा, और यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हाफ फील्ड से पार्शियल फील्ड में कन्फिग्रेशन चला जाएगा। तो एक ऑर्डर यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, और 2 एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। बाद बाकी ये सब ठीक है। तो ये जो वास्तव में ऑर्डर होता है ना, वो ऐसा होता है। बोरोन का बेरिलियम के साथ उल्टा। फिर यहाँ पर बताइए, कार्बन अपने जगह पर रहेगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में पहले किसको लें? ऑक्सीजन को, उसके बाद नाइट्रोजन को, और सबसे ज़्यादा इस पीरियड में फ्लोरीन का। अब समझ में है कि कन्फिग्रेशन कहाँ पर कैसा था और किस तरह से हम इस ऑर्डर को ज्ञात किए हैं। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं पीरियड का ना, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब फिर जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो वहाँ पर देख लेंगे कि क्या होता है, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। पहले आप इसको उतारिए।
चलो सुनो, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की बात सुनिए। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, साइज, ये टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप ही सोचिए कि जब हम ऊपर से आएंगे तो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे डिक्रीज करेगा, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाएगा। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, किसका होगा, किसका, फ्लोरीन का। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप नोबेल गैस के लिए, आप नोबेल गैस के केस में, सॉरी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में किसी नोबेल गैस को मत घसीटिए। क्यों नहीं घसीटना है, क्यों नहीं घसीटना है उसको, क्योंकि कोई भी नोबेल गैस किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला नहीं है। और कोई भी चीज़ यदि इलेक्ट्रॉन ले ले या कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तब तो फिर वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो ही जाएगा, तो आसानी से केमिकल रिएक्शन कर ही सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप नोबेल गैस को मत लाइए। जानिए, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल ओवर एलिमेंट्स। नोट करके नीचे एरो दे के लिखिए। लिखिए, फ्लोरीन हैज highest value of, fluorine has highest value of ionization potential, ionization potential with respect to all other elements। स्टार लगाइए। अब टॉपिक बदलेगा यहाँ से और टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ई ए से, ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर डेल्टा एच ई जी से। जनरली ये इंडिकेशन, ये जो इंडिकेट किए ना, ये बहुत ही कम या रेयर होता है। जनरली इसको इंडिकेट किया जाता है ई ए इस तरह से या फिर इस तरह से। एक्चुअल में ना एक्टिवेशन एनर्जी को इस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है। तो थोड़ा आप एक काम करो, इसको लिखो ही मत, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बाद में। लेकिन उससे भी ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या किस समय क्या आया है। जनरली इसको हम लोग दो चीज़ से इंडिकेट करेंगे आगे। देखिए, ई ए ऐसे लिखें तो इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह देते हैं। तो वहाँ पर दो तरह का एक ही बात आता है, तो सिंबल में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ई ए ऐसे लिखिए या फिर डेल्टा एच ई जी लिखिए। डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी और ई जी जो है वह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही डेल्टा एच ई जी कहलाता है। दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो इंथैल्पी समझ में आ जाएगा, इंथैल्पी किसको कहते हैं। लिख लिए क्या इसको। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही पीछे वाला जो केस है। अभी तक हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो हमको क्या करना पड़ता था, एनर्जी देना पड़ता था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में डालेंगे तो वहाँ से अपने आप एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलती है एक इलेक्ट्रॉन को डालने के दौरान, उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब काहे एनर्जी निकलेगा जी, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्यों एनर्जी निकलेगा। एनर्जी इसलिए निकलता है क्योंकि जब आप आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वह
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जब कोई भी दो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। फिर उसी को निकालने के लिए यदि आप चाहते हैं कि फिर वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो फिर आपको एनर्जी वहाँ पर देना पड़ता है। तो चूँकि आप पहले जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ऐसी स्थिति में हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to the outermost shell of single isolated gaseous atom to produce a monovalent anion is called electron affinity और electron gain enthalpy। अब देखिए, जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालिएगा ना तो एनर्जी निकलता है, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो वहाँ पर एनर्जी निकलता नहीं है, बल्कि ऊपर से और एनर्जी देना पड़ता है। इस सब का क्या रीज़न है, जब आप इसको डिफाइन कर लोगे तो हम बता देंगे, पहले आप डिफाइन कीजिए। लिखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the minimum amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of, when an electron is added to the outermost shell of single isolated gaseous atom, single isolated gaseous atom to produce a monovalent, to produce a monovalent anion, to produce a monovalent anion is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुनिए, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट X है और यह सिंगल गैसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है। यदि इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो ये बन जाएगा कौन चीज़ पता है आपको? X माइनस। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करेगा तो वो निगेटिव आयन का निर्माण करेगा, और साथ साथ यहाँ पर कुछ मात्रा में एनर्जी निकलेगी। जो एनर्जी निकलेगी यही क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको आप लिख लीजिए। क्या हुआ? ये गैस जी, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए कोई एलिमेंट X। इस केस में मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, सिंगल आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, और सिंगल आइसोलेटेड एटम हमेशा गैसियस फेज में रहेगा, इसीलिए हम इसको गैस लिख दिए हैं। हो गया, लिख लिए। अब सुनो, जो बात हम थोड़ी देर पहले बोले थे हम उसको समझा के छोड़ दे रहे हैं आज, फिर आगे हम लिखा देंगे। ध्यान देना सभी लोग। देखो, केमिस्ट्री में ना X का एक जनरल मीनिंग होता है। X का मतलब हेलोजन होता है, और हेलोजन होगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आता है बताइए तो आप, याद है आपको? ये आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। तो जैसे हम एक एलिमेंट को ले लें, यदि कोई भी x, सुनिएगा, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आएगा 2 8 7। बोलिए यही ना होगा? तो हम इसको थोड़ा फिगर पर समझें। यदि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। बताइए आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। अभी जब ये न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम जब डालेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन जब इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा, उस समय तक इसका न्यूक्लियस इसको खींचता भी है और यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से कुछ मात्रा में जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए और ये बन गया Cl-, तो अब इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 8। एक तो इसका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो चुका है, पहला बात। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हैं तो उसके ऑक्टेट को हम तोड़ रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह कि प्रोटॉन की संख्या एक इलेक्ट्रॉन डालने से पहले भी 17 था, एक इलेक्ट्रॉन जब अब डाला गया तो भी 17 है, और यदि अब एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर भी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा? 17। चूंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालने प्रोटॉन की संख्या के साथ तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रहा है। तो इन सभी स्थिति में न्यूक्लियस में टोटल 17 प्रोटॉन ही है, और जो भी खींचने का जो भी काम है वह केवल और केवल 17 प्रोटॉन ही करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में पहले जब 7 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर ऑक्टेट पूरा कर लिया, अपने आप को ये स्टेबल फील कर रहा है ऑक्टेट पूरा होने की वजह से Cl-, तो यहाँ पर एनर्जी निकल गया। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एक तो ऑक्टेट टूट रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में रहेगा नहीं नॉर्मली, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वह यह कि इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था और अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर रिपल्सन भी हुआ होगा। पहले 7 था और एक इलेक्ट्रॉन जब हम डाले तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, यहाँ पर रिपल्सन भी हुआ होगा। बताइए तो कैसे रिपल्सन हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग भी, और सुनिए, इलेक्ट्रॉन जो पहले से आउटर मोस्ट सेल में है वो 7 जो था, और तुम जो एक इलेक्ट्रॉन डाला वो, तो सातों इलेक्ट्रॉन जो पहले से था आउटर मोस्ट सेल में वह भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन ही फिर आप डाले हैं वह भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो वह 7 इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो 8वां इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या उसको रिपेल नहीं करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन भी हो रहा है, लेकिन रिपल्सन से ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाता है किसका? अट्रैक्शन का, जिस वजह से यह एक इलेक्ट्रॉन ईजिली इसमें स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरा केस जाइएगा, मतलब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालिएगा, तो एक तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन को किसी तरह मैनेज कर लिया है, अब दूसरा केस जब आप इलेक्ट्रॉन का डालिएगा तो उस स्थिति में रिपल्सन इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको ऊपर से और एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप देखिएगा कि किसी भी एलिमेंट में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वहाँ पर एनर्जी निकलता है, वहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वहाँ पर हमको और अपनी तरफ से एनर्जी देना पड़ता है, और वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस वह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अभी अब डेल्टा एच के निगेटिव वैल्यू और डेल्टा एच के पॉजिटिव वैल्यू को आप नहीं समझते होंगे, ये सब बात हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है? तो हम सिर्फ समझाने के ख्याल से ये बात बोले थे। आप एक काम करना, बुक में ना इस टॉपिक को पढ़ लेना पूरा, तो समझ में आ जाएगा। फिर अगले क्लास में बता देंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन पोटेंशियल।